भी मैंने कोशिश किया कि सेलेक्टेड क्वेश्चन हम इस पे करें, कुछ 20-25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है, यानी जो विचार हमारे हैं उनको एक शेप दे करके, भाई मुझे कुछ कहना है, मेरे मन में कुछ बात है, मैं भाषा के माध्यम से उसको एक आकार दे पाऊंगी, एक शेप दे पाऊंगी जो आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। यानी जो हमारे विचार हैं वो, उनको आकार कौन देगा? भाषा देगा, भाषा देगी। और हम दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं और चिंतन करते हैं उसका निर्धारण भी भाषा करती है। ये इंग्लिश पेडागोजी में पहले आया करता था, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो ये हिंदी पेडागोजी में भी पूछ लिया जाने लग गया। ठीक है ना। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2015-15 के टाइम से आता है ये क्वेश्चन। और समझते हैं कहानी है क्या। आएगा भाई, पीडीएफ भी आएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज डिसाइड्स और डिटरमाइंस थॉट्स, यानी हमारे विचार कैसे होंगे, ये हमारी भाषा से प्रभावित होंगे। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में उस तरह का लिटरेचर भी पढ़ रहे होंगे, आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत जान रहे होंगे, कुछ और होगा इस तरह का उस संस्कृति में। तो भाषा जो है वो आपके विचार को प्रभावित करती है कि आपका सोचने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट, ये बात सैपर-वोल्फ कहते हैं। इन दोनों की एक हाइपोथेसिस थी, इंग्लिश में भी ये ऐसे आता है पेडागोजी में, हिंदी में भी। सैपर-वोल्फ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या परिकल्पना इसको हम कह सकते हैं। जो लोग इसमें जवाब कुछ का कुछ दे रहे हैं उनको समस्या होने वाली है ना। सब अलग अलग जवाब इसमें देने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ये सापेक्षता, रिलेटिविज्म जैसा कुछ है वो नहीं होगा यहाँ। भाषा का समाजीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। स्टीफन क्रेशन तो बात करते हैं कि जैसे हम पहली भाषा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, वैसे ही हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं। भाषा अर्जन होता है कि जब आप नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में जो भी भाषा बोली जाती है उसको अर्जित कर लेते हैं। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, जबकि अर्जन क्या है? अर्जन हो गया ये कि आपने नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को अर्जित कर लिया, समेट लिया, आपके अंदर वो आ गई, भर लिया। अधिगम होता है जब आप प्रॉपर उस लैंग्वेज के नियम जाने, उसके कायदे कानून जाने, स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उसकी साहित्य पढ़ रहे हैं उसका, तब जाके भाषा सीख पा रहे हैं, वो अधिगम है, उसको लर्निंग कहते हैं। और अर्जन को एक्विजिशन कहते हैं। तो सैपर-वोल्फ की ये प्राकल्पना है। ली वोल्फ और सैपर, ये दोनों मिलकर के, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो भाषा है वो हमारे विचारों को आकार देती है, यानी भाषा से विचार जो है वो शेप में आते हैं। दूसरा, ना सिर्फ आकार देती है, जो भी भाषा है वो हमारे थॉट का भी निर्धारण करती है कि विचार कैसे होंगे। इसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, कि भाषा निर्धारित करती है कि विचार कैसा होगा। तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। यानी जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं रेपिटेड प्रैक्टिस के माध्यम से, एफर्ट के माध्यम से, है ना, तो उसी तरह से आप भाषा भी सीखते हैं। ये किस सिद्धांतकार के विचार से मेल खाता है? अब ये सिद्धांतकार हर बार पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बस घुमा करके पूछ लिया है। हर दिन कोशिश रहेगी एक हफ्ते में हम 2 से 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट करें। ठीक है मुनेश, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए बताइए। बी ऑप्शन 37% लोग कह रहे हैं, यानी चॉम्स्की कह रहे हैं। आप लोग तुक्के क्यों लगाते हैं इतने? हैं, बात क्या चल रही है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अन्य अनुभव के माध्यम से चीजें सीखता है। जिसने अनुभव के माध्यम से कह दिया उसने हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को साइड कर दिया। समझ पा रहे हो? अगर बहुत हद तक देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे इस बात को समझा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कहानी क्या है कि मानव भाषा भी उस तरह सीख रहा है जैसे बाकी चीजें सीख रहा है। एक बार गिरा, संभला, फिर साइकिल चलाना सीखा, टीवी में किसी को बोलते देखा, किसको, डोरेमोन को, गलत बोला, तुतला करके बोला, माँ बाप ने कहा वेरी गुड, शाबाश, या फिर थोड़ा सा कहा कि बेटा इसको ऐसे ठीक कर लो, तो अगली बार ठीक कर लिया। ये जो प्रोसेस है, इमिटेट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट करेगा, ये स्किनर कहते हैं ऐसी बात कि जैसे बाकी चीजें हम सीखते हैं वैसे ही हम लैंग्वेज सीखते हैं अनुभव के आधार पे। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अभी यहाँ पे अध्यापिका को बीच में ला करके पूछ लिया है। आप सभी कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी में मैं देख रही हूं, है ना। पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे तो बस सिंपल बात कह रहे हैं कि विचार भाषा से पहले आता है, विचार के बाद भाषा आती है ना। विचार से भाषा की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये कहेंगे कि जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, वहां पे एक्टिविटी करके लैंग्वेज को सीखा जा सकता है।
वाइगॉत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे। चॉम्स्की कहेंगे कि आंतरिक क्षमता होती है भाषा अर्जन की। तो आपको समझना पड़ेगा कीवर्ड किसके बारे में किसने क्या यूज किया है। स्किनर या तो अनुकरण की बात करेंगे कि हम अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से भाषा सीखते हैं, है ना। तो अभ्यास के माध्यम से जैसे बाकी कौशल सीख रहे हैं वैसे ही हम भाषा सीख रहे हैं। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक, तो ये तीनों चारों के लिए अलग अलग कीवर्ड वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता क्या है। यानी भाषा से प्री लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं कि प्री लैंग्वेज स्टेज से पहले की। तो भाषा विकास का जो शुरुआत है वो कब से होती है, कोई बताना चाहेगा। भाषा विकास की जो शुरुआत है वो रोने से हो जाती है। क्राइंग पहली स्टेज होती है, फिर जाकर के कूइंग आता है, फिर बैबलिंग आता है, फिर वन वर्ड स्टेज आती है। यानी पहले बच्चा रोता है जन्म के समय, वो भी भाषा का ही एक चरण मान लेते हैं, रोना। फिर कूकना आता है कि जब वो 6 हफ्ते में, 1.5 महीने के आसपास चें पे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी आवाज निकालेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर बलबलाना आता है जब वो 6 महीने के आसपास क्या करेगा, बा मा सिंगल सिलेबल वर्ड बोलना शुरू करेगा। फिर 1 साल में सिंगल वर्ड पानी खाना, फिर 2 साल तक आते आते 2 शब्दों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 शब्द स्टेज तो भाई 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आएगी। अभी कहां से आ गई, ये पूर्व भाषिक थोड़ी, ये तो भाषिक अवस्था हो गई। एक शब्द भी 1 साल के आसपास आता है बोलना प्रॉपर तरीके से। ठीक, ताड़ शैली वाक्य तो प्रॉपर टेलीग्राफिक स्पीच हो गया। 2 शब्द जोड़ के एक नया वाक्य बनाना, ये 2 साल के बाद या 2 साल के अंदर आएगा, 1.5 से 2 वर्ष के बीच। तो बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है कि रोना कूकना बलबलाना। रोने से शुरू करके ये पहले, भाषा से पहले की अवस्था हो गई। रोना कूकना बलबलाना, ये मैंने भाषा विकास के चरण बताए हुए हैं। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी पेडागोजी की भी, इंग्लिश पेडागोजी की भी, एक बार उसको जरूर देख लें, अदरवाइज दिक्कत बनी रहेगी। तो रोना कूकना बलबलाना ये पूर्व भाषिक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे शरीर की भाव भंगिमा, यानी जो हमारे हाव भाव हैं, और देखने का तरीका यानी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, डैश के उदाहरण हैं। तो हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव, एक वो वाइब कह लीजिए एक तरह की, क्या है ये, बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है। संकेत कहेंगे इनको, अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे, शाब्दिक कहेंगे, शब्द की तो बात ही नहीं हो रही अभी यहाँ। कंप्यूटर मध्यस्थ संप्रेषण कहेंगे, यहाँ कंप्यूटर कहां से बीच में आ गया। ये हमारे हाव भाव, हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इसको नॉन वर्बल कहेंगे या अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे। जहां शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बॉडी लैंग्वेज से सारी बात कन्वे हो रही है। संकेतों की भी यहाँ बात नहीं हुई है कि हम संकेत कर रहे हैं किसी तरफ। संकेत भी यहाँ अशाब्दिक व्यवहार में ही आ जाएंगे अगर देखा जाए, ठीक है, कि शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है। संकेत मत कहिए इसको, ठीक है ना। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, बट ऑफलाइन में थोड़ा इजीली पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आप उम्मीद मत करना कि बिल्कुल इजीली पूछ लिए जाएंगे। लैंग्वेज हो सकता है यही प्रयोग की जाए, क्योंकि ये पढ़ने में उतने बड़े नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, यानी हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं, नियम होते हैं, यानी सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम। हम ये कहते हैं कि भाई भाषा जो है एक प्रॉपर नियमों से बंधी हुई प्रणाली है, जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। यानी इन नियमों की व्यवस्था के कारण हम अर्थ निकाल पाते हैं, शब्दों को जोड़ पाते हैं, मीनिंग तक पहुंच पाते हैं। नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है, नियमों की व्यवस्था भाषा में व्याकरण कहलाती है। एकदम 57% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वाक्य संरचना, किसी वाक्य में नियम कैसे काम करते हैं, उसकी संरचना कैसी है, कहां कर्ता आएगा, कहां कर्म आएगा, कहां बाकी चीजें आएंगी, क्रिया आएगी, वो वाक्य संरचना से संबंधित, जो वाक्य संरचना यानी एक वाक्य के अंदर जो नियम है वो वाक्य संरचना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरी भाषा में बात कर रहे हैं नियम की। तो भाषा की जब हम बात करें और नियमों की व्यवस्था की बात हो भाषा में, तो व्याकरण की बात हो रही है, क्योंकि व्याकरण क्या है, वो नियमों की व्यवस्था से ही संबंधित है भाषा के अंदर, ठीक है। और व्याकरण कैसे सिखाना चाहिए, हमेशा याद रखना है संदर्भ में, यानी कोई कहानी सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ और चल रहा है, कोई प्ले चल रहा है, वहां आपने नियम सिखा दिया कॉन्टेक्स्ट में। रटवाने नहीं होते नियम कभी भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, क्या कहता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बताइए फटाफट से पोल में जवाब दे करके। गुड इवनिंग भाई, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो ममता, इस बार थोड़ी सी हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं घुमाने वाले हैं, है ना। टॉपिक वही है, बस पूछने का तरीका इनका चेंज हो चुका है, और ऊपर से हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम कर दी, बस ट्रांसलेशन का अंतर छोड़ा है, इसलिए भी मुश्किल लगती है कई लोगों को। तो निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है भाई भाषा के बारे में बताइए।
भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है? देखिए, प्रत्येक भाषा की एक लिपि नहीं होती है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है कि क्या कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़े बहुत फेरबदल के साथ कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हिंदी, आज की डेट में आप हिंदी में थोड़ी लिख रहे हैं, देवनागरी में थोड़ी लिखते हो हिंदी जब आप टाइप करते हो, है ना। आप पूछते हो कैसी है या कैसी हो। अभी ये भाषा तो हिंदी है, लिपि तो कुछ और है, रोमन स्क्रिप्ट में आप लिख रहे हैं, ये तो इंग्लिश में। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, थोड़े बहुत फेरबदल से। तो हर एक भाषा की एक लिपि होती है ऐसा नहीं है भाई। संस्कृत की भी वही लिपि है, हिंदी की भी वही लिपि है, रोमन में कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब एक लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जा रही हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि हर भाषा की एक इंडिपेंडेंट अलग से लिपि है, फिर तो लिपि कम पड़ जाएंगी, भाषा इतनी है। तो ये कहना गलत होगा कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हर बार आने की संभावना होती है। एक फ्री का नंबर है अगर किसी ने ये पॉइंट समझ लिया तो। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जी नहीं, लेकिन हर भाषा थोड़े बहुत फेरबदल से किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, यह भी कहना एकदम गलत होगा। बिना व्याकरण सीखे भाषा सीखी जा सकती है। बाद में आप व्याकरण की तरफ जाते हैं भाषा से, संदर्भ से। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इन दोनों में टक्कर है कांटे की बिल्कुल, कि हम ये कह सकते हैं कि 50-50% चांस है कि या तो उत्तर ए होगा या तो उत्तर बी होगा। बताइएगा फटाफट से कि क्या होना चाहिए जवाब आपका। ए ऑप्शन 47% लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं यासिर, काम चला लीजिए आज ऐसे ही, नेट की स्पीड खराब है अगर आपके यहाँ। 47% लोग ए कह रहे हैं और बाकी के लोग आई थिंक बी कह रहे होंगे। देखिए, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इस चक्कर में कई लोग फंसे होंगे। बात ठीक हो गई आपकी, लेकिन ये माना जाता है कि जितने भी विषय हैं वो सब भाषा का, शब्द का इस्तेमाल करके ही तो नॉलेज को हम बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तब भी आप लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तब भी कोई तो भाषा प्रयोग हो रही होगी वहां। अगर आप फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं तो कोई तो भाषा होगी। तो भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है, यानी जो नियम, जो सब्जेक्ट, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भाषा है। तो भाषा व्यवस्थाओं की भी, या भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप बाकी सारी व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं। तो इसको सिर्फ वैज्ञानिक व्यवस्था तक कहना गलत होगा, क्योंकि ए ऑप्शन इससे बेटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण की अवधि क्या है। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं। अब ये हालांकि भाषा के बारे में नहीं है, लेकिन भाषा के बारे में है। याद कीजिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला पीरियड। अब वहां पे भाषा और गणित की तो बात कर रहे हैं कि बेसिक भाषा और गणित हम सिखा पाए बच्चे को, उसको बेसिक स्किल्स आती हो, वो अपना नाम लिखना तो जानता हो एटलीस्ट बाय द एज ऑफ 9 इयर्स। तो कक्षा 3 तक 2026-27 तक का ये मिशन है FLN, जिसकी हम बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उससे आप जोड़ करके इसको देख सकते हैं। अब इसमें सबका जवाब जो है वो अलग अलग है, इस पे हम बात कर लेते हैं, है ना। इस पे हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण, आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज को बुनियादी चरण कह रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज। अगर इसको देखा जाए पूरा तो ये कितने साल का है, 5 साल का है शुरुआत में। 5+4+4+3 का सिस्टम है ना। इस 5 में शुरुआत के जो 3 साल हैं वो हैं हमारे आंगनवाड़ी पीरियड, बाल वाटिका पीरियड। फिर उसके बाद के जो 2 साल हैं वो है हमारे कक्षा 1 और 2 वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुनियादी चरण है वो टोटल मिलाकर के 5 साल उसकी अवधि होनी चाहिए। हालांकि इस पे अभी कॉन्फ्लिक्ट है। जो एक आंसर की मैं चेक कर रही थी उसमें इन्होंने 2 वर्ष दिया हुआ है। अगर 2 वर्ष देते हैं तो वो सिर्फ क्लास 1 और 2 को काउंट कर रहे हैं बुनियादी में, जो कि नहीं होना चाहिए। हम इसमें डी के साथ ही जाएंगे 5 वर्ष। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे 5 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष किसने कह दिया भाई? 3 से 8 वर्ष के बीच की अवधि है ये, लेकिन अवधि पूछा है, बच्चे की एज कितनी है ये नहीं पूछा है ना। तो ये टोटल मिलाकर के 5 वर्ष का टाइम है जिस समय में ये बुनियादी चरण चल रहा है। तो आंसर इसका डी बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए देख लेते हैं। देखिए एक बार, ये है नया स्ट्रक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। पहले चलता था 10+2 का सिस्टम,
कि 10 साल तक कक्षा 1 से 10 और 11 12th। अभी क्या है 5 + 3 + 3 + 4, वो 534 से आपको याद कराया था। 5 + 3 + 3 + 4 ये नया सिस्टम है जिसमें 5 जो है वो फाउंडेशनल पीरियड कहते हैं इसको प्रेपरेटरी पीरियड कहेंगे 3 साल को, इसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे और फिर आपका सेकेंडरी स्टेज हो जाएगी लास्ट के 4 साल। ठीक है ना। FPMS से आपको याद कराया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैंने पढ़ाई हुई है यूट्यूब पे, एक बार आप देख सकते हैं वो क्लास। ठीक, तो ये शुरुआत के 5 साल हैं जिनको फाउंडेशनल पीरियड कह सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 3 साल बाल वाटिका या आंगनवाड़ी पीरियड है या प्री स्कूल पीरियड, और बाद के 2 साल कक्षा 1 और 2, और हमें पता है 8 साल तक या बाय द एज ऑफ 9 से पहले बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक यानी लिखना पढ़ना और अंकगणित की बेसिक स्किल्स आ जाएं। ये हम चाह रहे हैं बुनियादी चरण में ही, 3 से 8 वर्ष के बीच में ही, 9 साल से पहले कक्षा 3 में बच्चा कब आएगा, 9 साल के आसपास ही। तो ये 5 साल इसका सही उत्तर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने कोई और कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है कि कक्षा 1 और 2 की ही बात नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ, नहीं तो 2 साल भी इसका उत्तर हो सकता था। तो हम 5 के साथ ही जाएंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और जवाब दीजिए, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोई बात नहीं रश्मि, अभी कुछ सेशन होंगे ना हिंदी इंग्लिश के, मैं इसको इजी बना दूंगी, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, मैं समझ रही हूँ आपको समस्या हो रही है। निम्नलिखित में से, अभी तो ये आपको इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि हलवा नहीं बचा है अभी जो ये हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, लेकिन हम इसको बना लेंगे, पहले इजी हुआ करती थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का सोर्स कौन सा हो सकता है इन सभी सोर्सेज में से। लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्रोत पहला है जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, यानी जो आसपास लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं बच्चे, तो इसको हम कहेंगे कि भाषा विकास का एक स्रोत है, माध्यम है, कह सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा बोली जा रही भाषा, अब इस पे हमारे पास सच में बहुत अच्छे से साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि क्या वो सुन रहा है एग्जैक्टली और कितना उसको भाषा उस समय आ जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं चलो कुछ तो सुनाई देता ही होगा। बच्चों को जन्म देते समय मां द्वारा बोली जा रही भाषा, इतना होश होगा बच्चे को उस टाइम, बट चलो इसको तो हटाना इजी है। बच्चों के साथ बातचीत करते समय मां द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा जो हमें एक्टिव बच्चा नजर आ रहा है या जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा वो है डी ऑप्शन। हम कह रहे हैं बाकी के तीनों गलत हैं ही नहीं, हम कह रहे हैं बिल्कुल जड़ से गलत नहीं मान सकते हम बाकी के तीनों को, लेकिन डी इनसे कहीं बेटर है। सबसे ज्यादा जो भाषा का विकास होगा, जो अच्छा स्रोत सबसे ज्यादा माना जाएगा, वो माना जाएगा कि जब बच्चों के साथ बातचीत हो रही है, यानी बच्चे एक्टिवली सक्रिय रूप से भागीदार हैं उस प्रक्रिया के, तो बच्चों के साथ बातचीत करते समय मां द्वारा बोली जा रही, जो अक्सर मां भाषा का प्रयोग करती है, वो सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि सबसे क्लोज भी वही है, पहला शिक्षक माता को ही कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो बेहतरीन सोर्स इनमें बनेगा वो डी ऑप्शन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9। एक बालिका है, बालिका के बारे में क्या पूछा है ये देखिए एक बार, प्रैक्टिस से इजी बन जाएगा, डोंट वरी, आएगा खुशबू रीड का बैच भी। देखिए, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश किया है। बुनियादी चरण समझ रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष के बीच की अवधि है ना, 3 साल के आसपास का बच्चा होगा। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है, यानी जो भी आसपास उसको दीवारें मिल रही हैं, घर पे हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, आड़ी तिरछी लकीरें वो खींच रही है। इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता बट बच्चा कुछ कुछ करना शुरू कर देता है, जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ना कोई मतलब है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है या संख्या बोध का विकास है? देखिए, ऐसा आपको लग सकता है कई क्वेश्चंस में कि यार ये भी तो हो सकता था, इसमें क्या दिक्कत थी, लेकिन कुछ ना टर्म्स होते हैं, जैसे नाउन की एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, संज्ञा की एक पक्की परिभाषा है, अपनी मर्जी से हम नहीं कुछ भी कह देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब इस तरह की बात आती है ना स्क्रिबलिंग की, कि भाई बच्चा कुछ भी अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश कर रहा है, बुनियादी चरण में है, इसको आरंभिक साक्षरता या फिर एमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं, कि वो सीखने की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है अब, है ना। तो ये एमर्जेंट लिटरेसी इंग्लिश में कहते हैं, 1 नंबर मिलेगा इंग्लिश में भी, और आरंभिक साक्षरता जो है हिंदी में कहते हैं कि आरंभ हो चुका है साक्षरता की तरफ, ठीक है ना, आरंभ है प्रचंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो लैंग्वेज
लर्निंग, अधिगम लिखा है, अर्जन नहीं लिखा। अर्जन प्राकृतिक रूप से होता है, बिना किसी किताब, बिना किसी नियम को जाने, घर में जो भी आसपास चल रहा होगा उसको सुन के, जबकि अधिगम में नियम कानून, स्कूल, किताबें सब आ जाएंगे। तो कौन सा अधिगम के बारे में सत्य नहीं है, ये पहचानना है। पहला ऑप्शन है बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं, बिल्कुल सीखी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये बात कहना गलत होगा। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, बिल्कुल फैक्ट है कि भाई मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जिसका कोई मीनिंग और रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद ही सीखी जाएगी, ये कहना गलत होगा। तो बी और डी हमें यहां गलत नजर आ रहे हैं, तो बी और डी सही नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी बातें यहां सही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? अभी भाषा से जोड़ करके इन्होंने इसी टॉपिक के अंदर, ये कम से कम 4-5 नंबर का टॉपिक आता है, चीजें लगा दी हैं, ये सब इसी के अंदर आएगा। अगर देखा जाए तो आधा पेपर आपका इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है, अगर देखा जाए, क्योंकि वो भाषा से ही संबंधित है। कितनी भाषाएं भारत में, भाषा अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, अच्छा अर्जन के बारे में स्टीफन क्रेशन क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, प्याजे क्या कहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, ये पूछा है। एक नई स्कीम है, ये सबको पता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समन्वित करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समन्वित करने की भारत सरकार की रेल योजना, कुछ भी। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समन्वित करने का कार्यक्रम, या फिर विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें बात हो रही है कि एक भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, अब हमें श्रेष्ठ भारत बनाना है, यानी जोड़ना है, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे बच्चे कनेक्ट हो पाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, ये स्कीम है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? ये क्वेश्चन भी ऑनलाइन में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, मतलब कई सारे सेट्स में भी और 2 साल में। तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति, और ये वैसे भी पूछा जा सकता था। ये मैंने हमेशा, जब भी मैं पहला चैप्टर कराती हूँ हिंदी पेडागोजी का, अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का स्थान क्या है। एक एक क्वेश्चन दोनों में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। भारतीय संविधान में, यानी अगर हम भारतीय संविधान की माने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, अंग्रेजी की क्या है और हिंदी क्या है, दोनों में बताती हूँ आपको। तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यालयी भाषा है, सहकार्यालयी भाषा है, जुड़ाव लिंक भाषा है, या राष्ट्रीय भाषा है? अब भावनाओं में बह के इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कहना है, राष्ट्रीय भाषा है, बनाने की बात थी, सारी चीजें हैं, बट अगर संविधान के अनुसार आज हम देखते हैं तो ये कार्यालयी भाषा है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किसके अनुसार है ये ऑफिशियल लैंग्वेज? याद आ रहा है? ओला के अकॉर्डिंग। ओला वो नहीं, कैब, ओला से याद कराया था आपको, 1963 का एक्ट था, 63 या 61, एक बार चेक कर लेना, ऑफिशियल एक्ट जो है वो आपका। और इसमें बात क्या हुई थी? 61 आई बिलीव, है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूं, ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसके अनुसार आर्टिकल 343 में बात होती है कि हिंदी क्या है? कार्यालय भाषा है। राजभाषा की दृष्टि से जब हम देखते हैं, बेसिकली वो वाली बात है कि राजभाषा की का जो दर्जा है वो हम इसको देते हैं, इससे जुड़ी हुई बात, तो हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा नहीं कहते। सहकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी है, वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो ए उत्तर जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो ये बेसिक फ्री का नंबर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है अगर देखा जाए तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा है हिंदी। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, यानी मदर टंग है, जो भी वो घर से बोलना जानती है। साथ ही समाज में और विद्यालय में प्रवेश ले रही है, हम मान रहे होंगे पहली कक्षा में आ रही है। साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से संबंधित है, यानी समाज में जो भाषा बोली जा रही है जो उसके आसपास, और उसकी वो मदर टंग से रिलेटेड होती है, जो भी हमारे आसपास भाषा बोली जा रही होती है, एक एरिया में उसी तरह की भाषा होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी घर में थोड़े कुछ शब्द अलग प्रयोग होते हैं। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है, मतलब विद्यालय में जिस भाषा में पढ़ाई हो रही है वो एक अलग भाषा है, इंग्लिश हो सकती है, घर पे हिंदी हो सकती है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी वो जो जब लैंग्वेज लर्निंग करेगी स्कूल में आकर के, कौन सी एक बात गलत होगी। अब ये 4 ऑप्शंस दे दिए और आपसे पूछा है कि बताओ भाई क्या सही है और क्या गलत है, और लाइक शेयर करना क्यों भूल जाते हो ये भी बताओ, या सेशन को समझने में दिक्कत हो रही है इसलिए दुखी हो तो लाइक करने की इच्छाएं नहीं होती हैं, या क्या समस्या है बताइए हमें।
जानना चाहते हैं हम, फटाफट से बताइए। क्या कह रहे हो, नहीं बताएंगे? ऐसे कैसे? चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन 73% लोग कह रहे हैं। बी ऑप्शन, हिंदी बहुत टफ है, कोई बात नहीं, इजी हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है। उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा, यानी कि क्योंकि उसको दूसरी भाषा आती है तो वो सीख पाएगी सफलता से, बात तो ठीक है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेंगी, ये नहीं मानते हम। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है भाई। यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी, यानी जो भी भाषाएं उसको आती हैं, दो भाषाएं उसे आती हैं, एक उसके नेबरहुड की और एक उसके घर की मातृभाषा, ये दोनों व्यवधान डालेंगी, बाधा नहीं बनती है, बैरियर नहीं बनती है, संसाधन बनती है। जो भी भाषा बच्चा घर से लेके आता है वो हेल्पफुल होती है, संसाधन के रूप में काम करती है। तो ये गलत हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो गलत है। देख रहे हो, यहां पे इन्होंने मतलब डायरेक्टली नहीं, यही चार ऑप्शन में से पूछ लेते, वो भी दिया है। आपका समय भी तो नष्ट करना ना पेपर में, आपको इजी बॉल देंगे तो कैसे चलेगा, सब सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। और ये कह लो आप, फॉर्चुनेटली बी ऑप्शन की जगह पे दिया हुआ है गलत। अदरवाइज अगर इसमें ये बात सी पे लिखी होती तो कई लोग तो इसी को आंसर मार्क कर देते, वहीं गोले भर देते सी समझ के ही, जबकि आपको ढूंढना पड़ता कि सी कहां लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। तो ये घुमाने के लिए, टाइम को थोड़ा सा खर्च करने के लिए ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है, यानी एनईपी 2020 के बारे में कौन सा एक बात नहीं करता है कथन? पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ाना चाहिए, यानी जो स्कूल की लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ बच्चों को, सभी को। देखेंगे, पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, फैक्ट है बिल्कुल, मातृभाषा से शुरुआत करनी है हमें। ये आपकी नई शिक्षा नीति भी कहती है, कोठारी आयोग भी कहता है, जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसकी हम बात करते हैं, त्रिभाषा सूत्र, जिसको लागू करने की बात, आपकी लचीलेपन के साथ लागू करने की बात शिक्षा नीति कहती है। छोटे बच्चे तब बेहतर सीखते हैं यदि उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस उनके आसपास होंगी तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा, ठीक बात है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नई भाषा सीखना उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। ये भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि भाई पढ़ाओ मातृभाषा में ही, ताकि बच्चा पहले कनेक्ट तो हो जाए, बाद में दूसरी भाषा सिखा दो। लेकिन ये कह रहे हैं सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ना चाहिए, यानी आप ऐसा कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी को स्कूल के मीडियम में पढ़ाओ। स्कूल है इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे सब, चाहे किसी को पहले से इंग्लिश आती है नहीं आती, नहीं, बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, दूसरी भाषा बाद में सिखाई जाती है, जिसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो स्कूल के ही यानी विद्यालय की भाषा के ही माध्यम में पढ़ाना ये एकदम खराब बात हो गई, नॉट है, ये सही नहीं है, इसीलिए यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जो कोई तो पूछ रहा है कि कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है आपके आई थिंक 28 हैं या 25 हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? हिंदी में थोड़ा समय कम लगता है क्योंकि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती ना, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड में लिखी हुई नहीं है कि आपको बतानी पड़े। तो निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? अभी ये इंग्लिश पेडागोजी में भी खूब पूछा जाता है, ये इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में भी। निष्क्रिय शब्द संपदा को इंग्लिश में पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। एक एक्टिव वोकैबुलरी होती है, एक पैसिव वोकैबुलरी होती है ना। तो ये निष्क्रिय शब्द संपदा है। जिसने एक पेडागोजी सब्जेक्ट की अच्छी कर ली लैंग्वेज की, उसका दूसरे लैंग्वेज की पेडागोजी भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम उन्हें सुनते और पढ़ते हैं, यानी कोई बोल रहा है और हम सुन करके समझ जाते हैं या फिर हम पढ़ करके समझ जाते हैं, ऐसे शब्द हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम अक्सर दूसरे शब्दों के साथ करते हैं, यानी सक्रिय रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो सक्रिय शब्द संपदा बन जाएगी, निष्क्रिय नहीं बनेगी, क्योंकि एक्टिवली जिन शब्द को हम यूज करते हैं वो एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं, सक्रिय शब्द भंडार में आते हैं, जबकि हमसे निष्क्रिय पूछा है। निष्क्रिय में हम शब्दों को यूज नहीं करते, जिन शब्दों का प्रयोग हम बार बार खुद से नहीं करते, या तो हम कहीं से सुनते हैं, किसी मूवी में सुन लिया, किसी व्यक्ति के द्वारा सुन लिया कहीं, या फिर किताब में पढ़ लिया, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, मतलब इनका मीनिंग हमें पता है लेकिन यूज में नहीं आते ये उतने, स्पेशली हमारे द्वारा भाषा प्रयोग में नहीं आते। सही बात है। वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखते समय करते हैं, नहीं, ना तो हम लिखते समय करते हैं ना बात करते समय करते हैं, ये जनरली हमें पढ़ने में आते हैं कहीं या फिर सुनने में आते हैं, लेकिन हम इनका मीनिंग जानते हैं, यूज कम होता है इनका। वे शब्द जिनका प्रयोग हम बोलते समय करते हैं, ये तो फिर एक्टिव वोकैबुलरी सक्रिय शब्द संपदा हो गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो शब्द जिनको हम सुनते और पढ़ते हैं, ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, है ना, जैसे
अंग्रेजी में वर्मिलियन एक शब्द है, मतलब ऐसे सिंदूर बोलते हैं ना आई थिंक इंग्लिश में, तो वो बहुत ज्यादा हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उतना कर लेते होंगे कई लोग भाई, नॉर्मली इन जनरल अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। इलोप हो गए, इलोप भी कितना ही यूज कर रहे हैं, गायब हो जाना, गायब भी नहीं, ये है वो भाग जाने वाला। खैर छोड़िए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8th शेड्यूल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भाषा के बारे में बात करता है, और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अनुसार 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये तो बिल्कुल जबान पे होना चाहिए हमारी, क्या है ये, 22 भाषाओं को अनुमति दी गई है ना। हम बोलते हैं संविधान में जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, और जिसमें बहुत सारी 20 भाषाओं में तो आपका सीटेट ही लिया जाता है उसमें से, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है 22 भाषाओं का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। ये क्वेश्चन भी इतना रिपीटेडली पूछा है, मतलब आज के क्वेश्चन सारे ही बहुत रिपीट हुए हैं बार बार। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जब भी क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। शास्त्रीय भाषाओं से मतलब है क्लासिकल लैंग्वेजेस, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत में, उनके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का क्या विचार है, ये पूछा है हमसे। बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, विद्यालय के आरंभिक वर्षों में, यानी शुरुआत में ही पढ़ा दो इनको, या विद्यालय के आरंभिक वर्षों में मातृभाषा पे जोर है, ठीक है ना। विश्वविद्यालय स्तर पर जी नहीं, फिर विद्यालय की बात हो रही है, हम विश्वविद्यालय स्तर पर क्यों हम पढ़ेंगे, हमारे लिए तो स्कूल लेवल तक की बातें काम की होती हैं जनरली। देखो, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं पढ़ाना शास्त्रीय भाषाओं को, त्रिभाषा सूत्र को लचीले ढंग से प्रयोग में लाने की बात करती है नई शिक्षा नीति, और शास्त्रीय भाषाओं को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, यानी एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में पढ़ाने की बात करती है। जैसे संस्कृत हो गई शास्त्रीय भाषाओं का एक उदाहरण, ठीक है ना, तो संस्कृत को एक विकल्प के रूप में पढ़ाने की बात होगी। त्रिभाषा सूत्र को भी लागू करती है, लेकिन एक लचीलेपन से। त्रिभाषा सूत्र क्या है, बच्चे को पहली भाषा, 3 भाषाओं का प्रयोग हो, पहली भाषा जो मातृभाषा हो, दूसरी भाषा अगर मातृभाषा हिंदी है तो इंग्लिश हो सकती है, तीसरी भाषा कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है। ये जो 22 भाषाओं का जिक्र हो रहा था उनमें से कोई भी, तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा, या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ाएंगे। क्लियर है बात, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि बी ऑप्शन। तो गड़बड़ नहीं करनी है, अपनी मर्जी से जवाब नहीं देना है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं कही गई है बात शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ाने की, बल्कि अतिरिक्त विकल्प के रूप में त्रिभाषा सूत्र को एज इट इज अप्लाई करने की बात हुई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। निपुण भारत क्या है, ये हमने देखा CDP में भी पूछा गया है ना, EVS में भी पूछ लिया गया। निपुण भारत मिशन है एक, किस बारे में है। निपुण का मतलब ही है मास्टरी हासिल करना। पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को समुन्नत करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, यानी ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्रौढ़ साक्षरता यानी जो अडल्ट एजुकेशन है उसकी बात हो रही है। छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों में पठन एवं संख्या बोध समुन्नत करने के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, या फिर मातृभाषा आधारित शिक्षा को समुन्नत करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो उसके लिए तो फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला काफी था, मदर टंग को प्रमोट करता ही है ना। सब कंफ्यूज हुए पड़े हैं इसमें, सब लोटपोट हो गए, कई लोग तो डर के सो भी गए कि यार कौन जवाब देगा इतने मुश्किल क्वेश्चंस का, है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं है। निपुण भारत मिशन जो है वो अडल्ट एजुकेशन के बारे में भी नहीं है, ये है छोटे बच्चे कौन से, 3 से 9 वर्ष वाले, ये निपुण हो जाएं, इनमें बेसिक जो अर्थमेटिक की स्किल है, रीडिंग राइटिंग की स्किल है, यानी पढ़ना लिखना और बेसिक गुणा भाग है वो सीख जाएंगे। तो छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों में पठन एवं संख्या बोध यानी अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग, ये सब बेसिक आ सके, इसके लिए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन चलाया गया है कि पारंगत हो सके हम पढ़ने लिखने में, मास्टरी हासिल कर सकें 9 साल की उम्र तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं जानते 6ठी क्लास में आने के बावजूद, जबकि बाय द एंड ऑफ क्लास 3 9 साल की उम्र तक उनको आ जाना चाहिए ये। और 2026-27 तक इन्होंने ये टारगेट रखा है कि हम ऐसा कर लेंगे अचीव। इसके अंदर बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र होता है, जन्म से ही होता है, यानी मतलब बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा इन द हिस्ट्री ऑफ सीटेट, अगर हम लैंग्वेज सेक्शन की बात करें कि भाई, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बहुत बार
इसमें भी अगर कोई गलती करे तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है ना। चुल्लू भर पानी तो नहीं हम कहेंगे, बट सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अधिगम यंत्र क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी जो ह्यूमन ब्रेन है इनेट एबिलिटी के साथ होता है भाषा सीखने की पैदा। ये कौन कहते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं। नॉम चॉम्स्की कहते हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बट इन्होंने यही बात की कि मानव मस्तिष्क में भाषा के अर्जन की आंतरिक क्षमता होती है। हमारे अंदर एक भाषिक यंत्र है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो 5 साल की उम्र तक या बाल्यावस्था तक ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद वीक होता है धीरे धीरे, है ना। तो ये चॉम्स्की कहते हैं ये बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन अगेन उसी कैटेगरी का है, बार बार रिपीट होने वाला। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। इसी बात को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में रोक के रखा था, जब हम बात कर रहे थे कि जन्म से ही आंतरिक क्षमता है भाषा को अर्जित करने की। भाषा अधिगम यंत्र है हमारे दिमाग में एक। तो सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा इसी से जुड़ी हुई है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है पूरी दुनिया में, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ग्रहण करता है कि कोई भी भाषा हो, कुछ स्ट्रक्चर सेम होते हैं और हमारा ब्रेन एक्वायर कर लेता है इजीली। ये बात भी चॉम्स्की ने ही कही है, यूनिवर्सल ग्रामर की और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दोनों की, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक बार जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? यानी जो मुख्य भारतीय भाषाएं हैं उनका एक एकता उनमें होनी चाहिए, एक इंटेग्रिटी के साथ साथ एक यूनिटी होनी चाहिए। हम भाषाओं के आधार पर बटे ना रहें। ये बात कौन सा एक मिशन है जो इसको लेकर के चला गया है? इस बात को ध्यान में रख करके इस मिशन को लेकर के आया गया है, बताइएगा फटाफट से। ये हमारे 4 मिलियन के सेलिब्रेशन के टेप रह गए हैं, बाकी बलून्स तो उधर निशा के पास है। लुक एट दैट। देखिएगा, खैर तो ये सर्व शिक्षा अभियान नहीं है यार, ये साक्षरता के बारे में है सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ भाषा की एकता की बात हो रही है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, बिल्कुल बी ऑप्शन। स्वच्छ भारत अभियान, जी नहीं। डिजिटल इंडिया कैंपेन, जी नहीं। तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ हम जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश में अब कंपैरेटिवली गलतियां ज्यादा होने लगी हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। इंग्लिश तो कई लोगों को पहले भी मुश्किल लगती थी, बट हिंदी पिछले 2 साल के जो एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन तब से मुश्किल लगनी शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज को बहुत ही अजीब सा कर दिया और जो इंग्लिश की चीजें थी, जो इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे या पूछे जाते थे, उनको एज इट इज इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो जरूरी है कि हम थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लें। बिल्कुल सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भी भावी, या तो आप पहले से कार्यरत हैं शिक्षक के रूप में या फिर होने वाले हैं, ऐसा ही मान के चल रहे हैं, तो आपको भी शुभकामनाएं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? यानी ये टॉपिक जो है जीवन पर्यंत, मतलब जन्म जन्मांतर से आता रहा है कि भाषा, और भाषा से जुड़ा एक टॉपिक है भाषा की विशेषताएं या उसके फीचर्स जिसको हम कहते हैं। तो विशेषता नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक बोले तो स्वतंत्र कह लीजिए, आर्बिट्रेरी जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते थे जब हम फीचर्स ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश में, तब हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी है। उसी को यहाँ पे यादृच्छिक लिखा हुआ है। भाषा स्थिर है, यानी फिक्स्ड होती है। जो आज बोली जा रही भाषा है वही आज से 300 साल पहले बोली जा रही होगी। संभव है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बात गलत लग रही है, लेकिन फिर भी हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बात तो सही है कि यादृच्छिक है, आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज। भाषा स्थिर है, ये बात हमें सही नहीं लग रही। सी ऑप्शन को चेक करेंगे। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, यानी जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, क्या नहीं होती आधारित? बिल्कुल होती आधारित, है ना। तो ये बात भी सही है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, यानी ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, आसपास से जो ग्रहण किया है, और सीखा हुआ है यानी स्कूल में जाकर के आपने किताबों के माध्यम से, यानी उसमें आप नियमों के माध्यम से, यानी प्रॉपर आप लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और अर्जित यानी एक्वायर भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं लैंग्वेज के बारे में। तो तीनों ऑप्शन सही है। ए सी डी सही बातें हैं, सही विशेषताएं हैं अगर मैं कहूं भाषा के बारे में। लेकिन बी ऑप्शन भाषा की कोई भी विशेषता नहीं कहलाएगा कि भाषा स्थिर होती है। भाषा स्थिर नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, डायनामिक होती है, गतिशील होती है। समय के साथ परिवर्तन भाषा में आता रहता है। हर साल हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेकर के और डिफरेंट जो जिनको हम एक रिकॉग्नाइज्ड डिक्शनरी मानते हैं, लैंग्वेज के जिन लोगों को हम विशेषज्ञ मानते हैं, समय के साथ भाषा परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल आज के समय में हम करते हैं, आज से 20 साल पहले
भाषा वैसी नहीं हुआ करती थी, तो भाषा का जो क्या कहें स्वरूप है वो परिवर्तित होता रहता है। और ऐसा हम मूवीज में भी देखते हैं, ऐसा हम इवन जो टीवी सीरियल्स हैं वहां पर भी देखते हैं, ऐसा हम अखबारों में भी देखेंगे, लगभग सभी जगह पर। आज से 50 साल पुरानी आप एक मूवी देखिए और हिंदी वहां भी बोली जा रही होगी, लेकिन वो हिंदी डिफरेंट होगी आज की किसी एक मूवी से। तो मतलब क्या हुआ कि भाषा स्थिर नहीं है, भाषा का जो स्वरूप है, विशेषता है, वो स्थिर होना नहीं है, ये समय के साथ परिवर्तित होती है, डायनेमिक है, गतिशील है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, जिस संस्कृति में हम रहते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति से संबंध रखते हैं तो एक तरह से हम चीजों को कहते हैं, अगर आप वेस्टर्न कल्चर से संबंध रखेंगे तो वहां आप डिफरेंट तरीके से उसी बात को कहेंगे, भाषा भी बदल जाएगी बहुत सारी जगह पे। तो और अर्जित है और सीखा हुआ है, ये दोनों बात संभव है कि हम जो अपने घर की भाषा होती है उसको उठा लेते हैं, मतलब अर्जित कर लेते हैं। उसके लिए हमें कोई ग्रामेटिकल बुक नहीं चाहिए होती, या कोई हमें टीचर आके नहीं सिखाता कि पानी कैसे मांगना है माता जी से अपनी, ये हम अर्जित कर लेते हैं। वहीं सीखने की बात होती है लर्निंग, जब आप स्कूल में जाकर के ABCD प्रॉपर सीख रहे हैं, रूल्स सीख रहे हैं, तो ये बात भी सही है। यादृच्छिक का मतलब है आर्बिट्रेरी, और आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जैसी लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, कोई खास संबंध होता नहीं है, स्वतंत्रता है। अगर हम भाई आग में लिखा थोड़ी है, जो आग को हम इस तरह से लिख रहे हैं, आपके दिमाग में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनी होगी आग की, है ना, तो और इस आग को हम आग कहकर ही बुलाएंगे, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। इस पेन को मैं 10 लिखना शुरू कर देते अगर हम भाषा में, तो ये 10 को हम पेन समझना शुरू कर देते। बेसिकली दोनों में कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं होता कि जो आप लिख रहे हैं उसका कोई मीनिंग किसी वजह से है, बस वो वैसा बना दिया गया है कि किसी चीज को हम कुछ बुला रहे हैं या लिख रहे हैं तो वो वैसा लिखा जा रहा है, तो वो रूढ़ हो गया है भाषा में वो मतलब उसका या अर्थ, इसलिए हम यादृच्छिक कहते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था पिछले वाला क्वेश्चन, उसका रीजन ये है, कहीं पे पूछ लेगा विशेषता कौन सी है, कहीं पे पूछ लेगा विशेषता कौन सी नहीं है भाषा की, लेकिन भाषा से 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसको हमने अलग से भी एक सेशन में किया था अभी कुछ दिन पहले, है ना। समझते हैं क्या कहानी है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा भाई, आप लेट ज्वाइन किए हैं, मैं आपको विश कर चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें, यानी कौन सी वो हाइपोथेसिस है। अब हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में रत्ती भर का अंतर बचा नहीं है, बस सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर देते हैं, कई बार तो ट्रांसलेशन भी नहीं है ना। तो अगर हम देखें तो किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को, यानी जो रूल्स हैं ग्रामर के, उनको जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें, कॉन्शियसली लर्न करें, ग्रामेटिकल रूल्स पे ध्यान दें, बाय रूल्स जाएं। ये कौन सी परिकल्पना है। अब 4 परिकल्पनाएं आपके सामने लिखी हैं। टोटल परिकल्पनाएं कितनी हैं? 5। किसके अनुसार? स्टीफन क्रेशन के अनुसार। स्टीफन क्रेशन की अगर हम देखें तो बहुत पहले हमने एक थियोरी डिस्कस की थी स्टीफन क्रेशन की, इंग्लिश में ही आया करता था पहले स्टीफन क्रेशन, पिछली बार से जो पिछले 2 एग्जाम्स हुए हैं अब ये आपका हिंदी में भी आने लग गया, और इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होती है क्योंकि जो इंग्लिश की थियरी है उसको हिंदी में जस्ट ट्रांसलेट ही तो कर सकते हैं, उसका असली मतलब तो इधर उधर हो ही जाता है। तो आप जवाब दीजिए, कितने लोग 40% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही है कि गलत है ये तो अभी नहीं बता पाऊंगी मैं, नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगी तो फिर आप उसी हिसाब से आंसर को मार्क करना शुरू कर देंगे। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, 41% लोग गलत हैं। इसका मतलब देखिएगा, किस परिकल्पना में व्याकरण के नियमों को, प्राकृतिक अनुक्रम परिकल्पना में कभी भी जब प्राकृतिक लिख दिया यानी नेचुरल ऑर्डर है ये अपने आप में, यानी आप एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से भाषा को प्राकृतिक रूप में ग्रहण कर लेंगे। आप 3 साल का आपका बच्चा है, आप चले गए अमेरिका, वहां वो प्राकृतिक रूप से भाषा को एक्वायर कर लेगा, जो भी वहां चल रही होगी उसको अर्जित कर लेगा। तो प्राकृतिक अनुक्रम तो होता है जो नेचुरली बच्चा एनवायरमेंट से एक्वायर करे, जो पहली परिकल्पना है उनकी, और वो कहते भी है कि नेचुरली ही अर्जित करना चाहिए भाषा को, ना कि रट्टे लगा करके। तो ये बात तो नियमों की बात करता ही नहीं है, ये वाली जो परिकल्पना है ये बात नहीं करती। तो आंसर आपका गलत हो गया, जो भी 42% लोग दे रहे हैं इसका जवाब। मॉनिटर परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, या फिर मनोभावात्मक शनन परिकल्पना। अब इनको एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया गया है ना। इसका जो उत्तर है वो है मॉनिटर परिकल्पना, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये या तो आपने थियरी पढ़ी है या तो नहीं पढ़ी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को लेकर के हम। मॉनिटर परिकल्पना में क्या होता है कि बेसिकली आप रूल्स को कॉन्शियसली ध्यान में रखते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को। ये बात किसने कही है? स्टीफन क्रेशन ने कही है। किसमें कही है? अपनी थियरी में कही है। 5 परिकल्पनाएं यानी 5 हाइपोथेसिस इन्होंने दी हैं। ये थियरी आपको हिंदी में भी ऐसी पढ़नी है और इंग्लिश में भी ऐसी पढ़नी है, बस हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगी और इंग्लिश में आपको नेचुरली जैसी है वैसी ही है। स्टीफन क्रेशन अभी जीवित हैं, लिंग्विस्ट हैं एक, और ये कहते हैं कि भाई आप एनवायरमेंट दे दो तो दूसरी भाषा को भी ऐसे ही एक्वायर कर लिया जाएगा जैसे
पहली भाषा को करते हैं, जिसको आप लोग सही जवाब दे रहे थे, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस जो नेचुरल ऑर्डर में होती है उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। तो नेचुरल ऑर्डर में ये नेचुरल ऑर्डर फॉलो करता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ये बात यहां पे कही गई थी, जो कि सही भी थी। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि जब हम सचेतन मन से याद रखते हैं, कॉन्शियसली याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट चीजें थी जो पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है, वहां जो आपने सीखा है वो बीच बीच में क्या करेगा, एडिटर का काम करेगा कि आप सही हैं या नहीं है नियमों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया। देखेंगे एक बार, समग्र भाषा पद्धति यानी लैंग्वेज एज अ होल। तो समग्र भाषा पद्धति की जब हम बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित है, टॉप डाउन अप्रोच यानी टॉप डाउन पठन सिद्धांत, बॉटम अप, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, बताइएगा एक बार, फटाफट से जवाब देंगे। ABCD सब मिक्स दे रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं अभिलाषा, कमेंट तो कहाँ ही पढ़ पाते हैं यार सबके। हाँ आज तो जल्दी आ गया, आप रूपा कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल आज समय से स्टार्ट किया, बल्कि कल से कोशिश करेंगे 9 बजे ही स्टार्ट करें। BC मिक्स्ड आंसर्स इसमें आपके आ रहे हैं। तो टॉप डाउन पठन या फिर बॉटम अप पठन, इन दोनों में से कुछ एक होगा, रीडिंग को लेकर के यही रहता है। तो समग्र भाषा पद्धति आंसर होगा इसका बॉटम अप सिद्धांत। इनको तो हटा ही दीजिए क्योंकि रीडिंग से रिलेटेड या भाषा को समझने से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इन जनरल कोई और सब्जेक्ट होता तो हम चले जाते कि भाई कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट देख लेंगे, बट यहाँ पे बॉटम अप पठन सिद्धांत है जो समग्र भाषा पद्धति का विचार से संबंधित है। उसका रीजन है कि ये ध्वनि से शुरू करके, यानी आपका ध्यान जब आप लैंग्वेज सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो किसी शब्द की ध्वनि क्या होगी, उस ध्वनि से लेकर के शब्द तक, फिर शब्द से लेके अर्थ तक, फिर संरचना क्या है, तो आप पूरी भाषा को समझने पे फोकस करते हैं। ठीक है, जबकि टॉप डाउन में हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं। जरूरी नहीं आपको हर बात का अर्थ समझ आएगा टॉप डाउन में, आपको एक सार समझ में आ जाए किसी कहानी का, वो देखा जाता है। टॉप डाउन में कुछ चीजों का आप अर्थ लगा लेते हैं, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपको नहीं पता वर्ड मीनिंग एक एक, तो आपने अनुमान लगा लिया कि स्टोरी के हिसाब से ऐसा चल रहा होगा। लेकिन समग्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फिर ध्वनि शब्द अर्थ सबके साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा कक्षा 7 की शिक्षिका यानी कक्षा 7 क्लास 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती हैं, यानी जो आपके वाक्यांश हैं वो दिए जा रहे हैं। तो अगर फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, अगर मैं कहूं तो, जैसे कि मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार क्या मामला है, ये 3 वाक्यांश का उदाहरण यहां पे दे दिया गया। आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती हैं, यानी कौन सी एक अप्रोच को फॉलो कर रही हैं टीचर जो है आपकी, बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। अच्छा बहुत बढ़िया अमिता, आंसर कीजिएगा। तो अगर हम बात करें कक्षा 7 की बात हो रही है और कुछ वाक्यांश दिए जा रहे हैं, कुछ फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार क्या मामला है, इस तरह के फ्रेजेस टीचर दे रही हैं, तो ये कौन सी अप्रोच अपना रही हैं? संप्रेषणात्मक उपागम है ये, इसको कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है बच्चों के बीच में, ऐसा नहीं होता कि आपको वाक्यांश दिए जा रहे होंगे। ठीक है, संदर्भ में व्याकरण, व्याकरण के नियम की तो कोई बात हुई नहीं है, नियमों की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे कि नियम याद रखना है। संरचनात्मक उपागम, ऐसा भी नहीं है कि आपको संरचना सिखाई जा रही हो कि सेंटेंस बनता कैसे है, वो भी बात नहीं हो रही। ये अगर हम देखें तो ये वाक्यांश दिए गए हैं छोटे छोटे, मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार, या क्या मामला है, इस तरह के। इससे क्या होगा, बच्चे का जो वोकैबुलरी है, जो कोश है, शब्द कोश है, उसका भंडार विकसित हो जाएगा, समझ विकसित होगी, भाषा के कौन से वाक्यांश कहां इस्तेमाल होते हैं इस चीज की। तो इसको कोश विषयक उपागम कहते हैं कि आपकी एक तरह से वोकैब इंक्रीज हो रही है, एनहेंस हो रही है, जहां पे बेसिकली ये लेक्सिकल अप्रोच कहते हैं इंग्लिश में इसको। वो वाक्यांश दिए जा रहे हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग है, जिनको आप दैनिक जीवन में यूज कर पाएंगे। तो ये एक अप्रोच है जिसको हम कोश विषयक कहते हैं, जो आपके शब्द कोश में एक तरह से इजाफा कर रही है अगर देखें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, और ये पेपर 2 वाले क्वेश्चन हैं तो हल्के से मुश्किल वैसे भी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वह प्रश्न जो विद्यार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन कौन सा है, जो पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे, जैसा दिया गया है उसके आगे एक स्टेप लेकर के जाएं। ऐसे क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, या बच्चे से कैसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए जो लिखा है उसके एक स्टेप आगे जा सके, वो उसके लिए कौन सा प्रश्न बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न। कहानी पढ़वाई और कहा इसका कोई निष्कर्ष निकालो, इसका कंक्लूजन बताओ, इसका क्या हुआ, समराइज करो इसको। तो
तो ये कहानी को एक स्टेप आगे ले गए, हाँ लग तो रहा है। फिर भी देखते हैं बी ऑप्शन, संकलनात्मक प्रश्न, मतलब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ बनाना है आपको। फिर आता है दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, यानी खुद को इन प्लेस ऑफ जो भी स्टोरी में आपका एक व्यक्ति है, पात्र है, उसकी जगह रख के देखना है। रचनात्मक लेखन, ये संकलनात्मक जो है इसका एग्जैक्ट मतलब जो हमारी पेडागोजिकल अप्रोच के अनुसार है वो है कि आपका जो ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है जिसमें जज करें हम बच्चे को, है ना, कि कितना आता है उसको, तो इसको तो हम हटा ही देंगे। ठीक, दूसरा निर्माणात्मक होता है, जिसको मैं इसको पढ़ के पहले समझ रही थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो नहीं है, ये ऐसे है। रचनात्मक लेखन पत्र के क्रिएटिव राइटिंग लिख दे बच्चा। तो यहां पे बात हो रही है आगे जाने में समर्थ, जो आज का समय है पढ़ने से एक स्टेप आगे जाएगा बच्चा। तो पढ़ने से एक स्टेप आगे जाने का मतलब लिखना नहीं होता, सोचने के स्तर पे एक स्टेप आगे जाने की बात हो रही है, यानी दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। बच्चा खुद को हमेशा ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा टीचर्स को, या फिर जब हम पेडागोजिकल क्वेश्चंस करते हैं कि हम बच्चे को उस कहानी के पात्र के स्थान पर रखने के लिए कहेंगे, या जो भी कहानी है उसका अंत जो है परिवर्तित करने को, स्टोरी का एंड है उसको चेंज करना होगा बच्चे को, तो वो कैसे करेगा। उसमें क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी लगेगी, सृजनात्मकता लगेगी, रचनात्मकता लगेगी, दिमाग खर्च होगा, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति लगेगी, और सोच पाएगा, वो सोचने पे मजबूर होगा, एक तरह से मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज भी यूज होंगी। तो दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, एक तो एम्पैथी आएगी इससे, एम्पैथी बोले तो समानुभूति, तो वो महसूस कर पाएगा उस कहानी में, सच में खुद को इन्वॉल्व कर पाएगा, और एक स्टेप जाकर के फिर आप लिखवा लीजिए चाहे उसके बाद जो आपको करना है कराइए, लेकिन आपने बच्चे की सोच को विकसित कर दिया, तो वो एक स्टेप आगे हो गया जो आपने पढ़ाया था उसके। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सबसे बेहतर प्रश्न है यहाँ पे, कि जब आप बच्चे को कहेंगे कि खुद को उस जगह पे रख के और सोचे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ और ब कथनों पर विचार करें। अ कौन सा, ये वही है जो हम असर्शन नहीं होता, कथन, एक ए स्टेटमेंट है, दूसरा बी स्टेटमेंट है। अब आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है, अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है, यानी जो एकेडमिक लैंग्वेज है उसकी हम विशेषता कहें या उसके बारे में एक अच्छी बात क्या है कि अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है, मतलब जो लिटरेरी नॉलेज है आपकी या एकेडमिक लैंग्वेज है, वो जो विषय हैं वहां, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में हेल्पफुल होती है, उस चीज की समझ वहां बढ़ जाएगी बच्चे की, जिसको भी एकेडमिक लैंग्वेज पे पकड़ है, लिटरेरी लैंग्वेज आती है, जो कि बात सही है। भाई अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है या आपने वो वोकैबुलरी से आप परिचित ही नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे किसी किताब में क्या लिखा है, बात सही है। फिर आती है बी स्टेटमेंट, अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी क्षेत्रों के विमर्श हैं। जब हम एकेडमिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहां एक ग्रामर का भी एस्पेक्ट होगा, दूसरा वोकैबुलरी भी बढ़ रही होगी बच्चे की, इनडायरेक्टली वो ग्रामर भी सीख रहा होगा या डायरेक्टली भी सीख सकता है एकेडमिक लैंग्वेज में। तो और अगर हम बात करें भाषा के सभी विषय क्षेत्रों के विमर्श हैं, यानी अगर आपको लिटरेरी नॉलेज है या फिर एकेडमिक लैंग्वेज पढ़नी आती है, तो अगर आप विज्ञान विषय पढ़ रहे होंगे तब भी आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब आप गणित पढ़ रहे होंगे तब भी भाषा के माध्यम से समझ रहे होंगे। तो दोनों ही बातें यहाँ सही लग रही हैं हमें, जो कि 81% लोग आप लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। अ और ब दोनों सही हैं, क्योंकि कोई भी बात गलत यहाँ पे नजर नहीं आ रही दोनों स्टेटमेंट में से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। चित्रबोध बोले तो ये पिक्चर रिकॉग्निशन, ये चित्र है मान लीजिए आपके सामने एक, किसका, पेंसिल का। अब ये किस चीज को बढ़ावा देने के लिए यूज होता है, आपने देखा होगा बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें काफी चित्रों का प्रयोग होता है। इवन हम बिग पिक्चर बुक्स भी बोलते थे ना, बिग पिक्चर बुक्स याद आ रही है किसी को, बिग बुक्स बोला जाता है, किस चीज के काम आती थी वो, यानी जिसमें पिक्चर्स का बहुत भरपूर इस्तेमाल हो, और बच्चों की किताबों में ऐसा होता है। वो पिक्चर्स, वो चित्र क्यों हैं, किस चीज के लिए। आपने पेंसिल देख करके बस तुक्का लगा दिया और ज्यादातर लोग कहने लग गए कि डी ऑप्शन सही है, जो कि एकदम गलत है। भाई चित्रबोध, ये देख के आप क्या पहचान पाए कि ये पेंसिल है, तो इससे क्या होता है, बच्चे का पढ़ने का बोध बेहतर होता है, उसकी रीडिंग स्किल बेटर होती है, कि जब उसको पढ़ने में कठिनाई भी हो रही होती है एक कहानी को, तब भी वो देख रहा है कहानी के बॉक्सेस बने हुए हैं, एक इसमें स्टेप में ये कहानी चल रही थी, 2 लाइन लिखी हुई थी साथ में, फिर अगली पिक्चर बनी हुई है और 2 लाइन लिखी हुई है साथ में, तो बच्चे की पठन क्षमता बेहतर होती है इसमें, है ना। कह रहे हैं हिंदी भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आनी चाहिए। शालिनी थोड़े दिन आप आदत डालोगे ना समझने की, इसलिए मैं ट्रांसलेट करती भी हूँ बीच में, तो वो आप अपने आप कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, ठीक है ना। तो चित्रबोध पढ़ने में सहायता करते हैं बच्चे की, ना कि लिखने में। कभी देखा चित्रबोध के पेंसिल पे ऐसे थोड़ा ना आपको कुछ ऐसे ऐसे बना के लिखना सिखा रहे होंगे,
चित्रबोध ये थोड़ी है कि वो ये वाला इस्तेमाल जो हम करते थे उसकी बात थोड़ी हो रही है यहाँ। चित्रबोध, सबने आंसर गलत। पढ़ने का कौशल बेहतर करते हैं चित्रबोध के। स्टोरी के साइड में आपको पिक्चर बनी हुई होती है। जब आप बच्चे को एप्पल पढ़ना सिखा रहे हैं तो बच्चे की बुक्स में, जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा खाली ए फॉर एप्पल लिखा होगा या फिर अ से अनार लिखा होगा। उस अ के साथ एक पिक्चर बनी हुई होगी, या तो अनार की या फिर एक बड़ा सा अ बना होगा। तो चित्रबोध का पर्पज ही ये है कि बच्चा पढ़ना सीख जाए, दिमाग में वो ब्रेन में एसोसिएट हो जाए। जब ज से जल भी लिखा हुआ है तो जल की एक वहां चित्र होगा जिसको देख करके बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, वो ज और जल दोनों का संबंध बन जाए, प और पेंसिल दोनों का संबंध बन जाए, दिमाग में पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। लिखने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, गलत समझ गए आप इसको। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा एक बार। 15 ही सवाल कर रहे हैं ताकि अच्छे से शांति से समझ करके तब आगे बढ़ सकें हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एक भाषा की कक्षा में, यानी कोई भी एक लैंग्वेज की क्लासरूम है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे बेहतर क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से, बताइएगा एक बार। हिंदी की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करने की जरूरत है इसका मतलब इस बार हमें। देखिएगा, आंसर कीजिएगा फटाफट से। ए फॉर एप्पल कह रहे हैं कई लोग। देखिए, बी फॉर बॉल भी खेल लो, आज तो तुक्के में दे रहे हो, आधे से ज्यादा जवाब तो मुझे दिख रहा है। किसी एक भाषा की कक्षा में सबसे उपयुक्त 4 ऑप्शंस में से कोई एक चीज जो सबसे आपको उपयुक्त लग रही हो या बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, पढ़िए, बताइए, जवाब दीजिए। देखिएगा, तो अगर हम देखते हैं यहां, किसी एक भाषा की कक्षा में लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। एक होती है मातृभाषा, दूसरी होती है लक्ष्य भाषा, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, मातृभाषा को मदर टंग कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा यानी जो भाषा सेकंड लैंग्वेज जो हम स्कूल में सिखाना चाह रहे हैं, उसकी आकृतियां और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों, व्याकरण के नियमों की व्याख्या करनी चाहिए, यानी बार बार प्रैक्टिस कराओ आकृतियों की और व्याकरण की नहीं। व्याकरण के नियमों की अलग से हम व्याख्या या अलग से रट्टे लगाने पर जोर नहीं देते, संदर्भ में व्याकरण सिखाते हैं। कोई कहानी चल रही है, वहीं पे नियम भी सीख लिया बच्चे ने। पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, तो पाठ्य पुस्तक पे ही पूरी तरह से निर्भर नहीं होते, ये भी कोई बहुत अच्छा उपयुक्त उत्तर नहीं हुआ। अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना, यानी ट्रांसलेट कर करके गहन अभ्यास। कितना ट्रांसलेट करोगे, एक टाइम के बाद तो उसको टारगेट लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी बच्चे को, ठीक है ना बात। तो ए ऑप्शन ही सही है कि लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे मान लीजिए इंग्लिश सिखाना आपका टारगेट है, तो ये लक्ष्य भाषा की आकृति, मान लीजिए ए फॉर एप्पल से आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से संबंध स्थापित कर रहे हैं। या फिर ये लैंग्वेज से रिलेट करके भी हो सकता है कि आप किसी स्टोरी के माध्यम से या नॉर्मल डेली यूज से जोड़ करके नई भाषा सिखा रहे होंगे। तो ये ऑप्शन, इसमें आपने सबने ही सही जवाब दिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य भाषा यानी जो भाषा हम सिखाना चाह रहे हैं उसकी जो आकृतियां हैं, भाई हमें ए का पता होगा तब तो हम एप्पल दिमाग में जोड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कहता है प्रभावशाली संप्रेषण, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं और आप अभी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लिख करके, मैं बोल करके। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए, यानी कम्युनिकेशन अच्छा हो उसके लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किस बात पे फोकस्ड नहीं हो हम। सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, कि आप 10,000 लोग किस सामाजिक आर्थिक स्थिति से आ रहे हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। या फिर सुनने वाले का ज्ञान, यानी कितना ज्ञान आपको है, या फिर सुनने वाले की रुचि, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां, बताइएगा एक बार। ए ऑप्शन 65% लोग दे रहे हैं, जो कि एकदम सही उत्तर भी है। अब इसमें हल्की सी कंफ्यूजन है जो बी और सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन 17% लोग हैं जो दे रहे हैं। देखिए इसको पढ़ के समझिए, सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां, भाषा की कक्षा की बात हो रही है। अगर मैं अपने बच्चों को, यानी क्लासरूम में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी संस्कृति, यानी अगर मैं एग्जांपल्स अमेरिका के देने लग जाऊं और हमें पता है कि आप सब भारतीय हैं या मैं भी भारतीय हूं, व्हाटएवर, तो जो कहने वाला व्यक्ति है अगर उसे यही नहीं पता होगा कि वो किसके सामने बोल रहा है, तो सामने वाला आता कहां से है, उसका कल्चर क्या है या उसकी सामाजिक रीतियां क्या हैं, है ना। यहाँ दिवाली पे भी क्लास चल रही है और हर दिन क्लास ही चल रही है, देख ही नहीं रहे हैं हम कि क्या परिपेक्ष है। उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं जिनसे आपके दैनिक जीवन से जो जुड़े हुए ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब संस्कृति और सामाजिक रीतियां पता होना कोई बुरी बात नहीं है बच्चे के बारे में, ठीक है ना, उससे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे को।
ठीक है ना। कैसे आप देखते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, भाषा बदल जाती है तुरंत। बिहार जाएंगे तो उस तरह से बात करेंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे तो उस तरह से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां समझ रहे हैं, ताकि उससे संबंध बना सकें, वोट ले सकें या कनेक्ट कर सकें। ठीक है। सुनने वाले की रुचि, भाई इंटरेस्ट ही नहीं है अगर आपका किसी चीज में, तो एक व्यक्ति कहता रहेगा, दूसरा सुनेगा नहीं। बात सही है कि नहीं है? तो रुचि भी पता होनी चाहिए आपको। बच्चे का स्तर क्या है, उसकी रुचि किस चीजों में होगी। एक 10 साल के व्यक्ति की रुचि या बच्चे की रुचि हो सकता है किसी कार्टून के एग्जाम्पल को वो जल्दी से समझ जाए। वहीं अगर आप लोग जो 20 साल के हैं या 25 साल के हैं, आपको ब्रेकअप के एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाता है। तो रुचि भी आपको देखनी है एक बोलने वाले व्यक्ति के रूप में। फिर अगर हम बात करें सुनने वाले का ज्ञान, अगर हमें यह पता है कि आपको पढ़ के समझने में ही दिक्कत हो रही है, तो मुश्किल नहीं बनाना, भाषा को आसान बनाना है या समझाने में कोशिश करनी है मुझे कि भाई मुश्किल हो रही है, ज्यादातर लोग गलत जवाब दे रहे हैं, तो मुझे ज्ञान का पता लगेगा। इसका मतलब ये वाला स्तर भी अभी पार नहीं हुआ, तो थोड़ा और बेसिक्स लेकर के चलेंगे। अगर समझ में नहीं आ रही कोई चीज तो बेसिक से लेके चलेंगे। तो सुनने वाले का ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति जरूरी नहीं है कि वो उसकी जेब में पैसे कितने हैं, ये यहां जरूरी नहीं है। तो बाकी की 3 चीजें जरूरी हैं। क्वेश्चन को बदल के कल को अगर पूछ ले कि कौन सी बात जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 ऑप्शंस में से कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन करते समय सिर्फ एक आंसर नहीं रटना, ये देखना है कि अगर क्वेश्चन बदला जाए तो हमें कैसे टैकल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांस लैंग्वेज बोलते हैं इसको। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांस कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं, खुद को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं के बारे में क्या सही नहीं है, यानी ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। भाई आप हिंदी बोल रहे थे, अभी आप इंग्लिश पे चले गए। ये इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? भाषाओं के बीच अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, नहीं ये तो होगा ही। भाई अगर टीचर ने बताया कि हैव यू डन योर होमवर्क, फिर हिंदी में बोल दिया तुरंत कि बच्चों क्या गृह कार्य किया है आज, क्या हुआ? एक भाषा से दूसरी भाषा में गए, आप स्विच किया, ठीक, तो अनुवाद तो हुआ ही है इसमें। एक ही बोली जाने वाली या फिर लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, यानी जो भाषा बोली जा रही है उसमें लिखित अभिव्यक्ति या विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण कर लिया जाएगा। या फिर सी ऑप्शन यह है, बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, बढ़ावा देता है, या फिर यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक ही सीमित करता है। जिस क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज, मतलब 2 भाषाओं का प्रयोग तो कम से कम हो रहा होगा, तो एक भाषा तक सीमित कैसे करेगा? ट्रांस लैंग्वेज में जब 2 भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, तो कैसे एक भाषा तक बच्चा सीमित होगा? बाकी तीनों बात सही है, एक ही बात गलत है, वो है कि यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, जबकि ट्रांस लैंग्वेज का मतलब ये एक भाषा से दूसरी भाषा पे जा रहे होंगे या 2 भाषाओं का प्रयोग चल रहा होगा। तो बहुभाषावाद को तो ये ऑफकोर्स बढ़ावा देगी, बाकी सारी बातें सही थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा क्या लिखा है। कोई कह रहा है कि बफरिंग हो रही है, मैं एक बार देखती हूँ फोन उठा के, मुझे लगता नहीं है। यहाँ से तो सब ओके है, आपके एंड पे इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है। आपने जो क्या कहेंगे उसको, वो चूज किया होगा ना क्वालिटी का ऑप्शन, वो गड़बड़ हो सकता है कुछ, है ना, इसी में से कुछ होगा। यहाँ एकदम ओके चल रही हैं चीजें, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। कोई तो हंसने वाले इमोजी भी लगा के बैठा हुआ है, मुझे दिख रहा है। हाँ यार हल्का सा तो अटक रही है वीडियो, पता नहीं क्यों, सही बोल रहा हूँ, हाँ हल्का सा तो अटक रही है, सही बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या पंगा है। चलो देखेंगे बाद में, अभी तो आप ऐसे ही काम चलाओ। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग? 39% लोग। देखिए 6ठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिसमॉर्फिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, यानी लिखना पढ़ना कैलकुलेट करना, भाषा को समझना, कुछ भी हो सकता है, डिस्फेजिया। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? समावेशी का मतलब है हर बच्चे को इंक्लूड करना, हर एक बच्चे को समझ में आए, चाहे कुछ बच्चों को सीखने की अक्षमता हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो। कैसे आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हर एक बच्चा सीख पाए? पहला ऑप्शन है उनका एक विशेष समूह बना देंगे, यानी जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है या डिसकैलकुलिया है या कोई भी अधिगम अक्षमता है उनको अलग थलग कर देंगे। इंक्लूजन का मतलब होता है, समावेशन का मतलब होता है एक साथ सिखाना, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ये नहीं होता कि विशिष्ट समूह बना देना, कोई भी सही तरीका नहीं है। विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, भाई जो आपके पास कंटेंट है, जो सामग्री है, जो भी आपका करिकुलम में जितने भी चैप्टर्स हैं, उस सामग्री उसको सामग्री की सहायता से, यानी
जब आप पेन की बात कर रहे हैं तो आप पेन दिखा भी देंगे, तो जिस बच्चे को पेन पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो पेन देख के समझ जाएगा। बात ठीक है या नहीं? ये तो एक पॉजिटिव तरीका हो गया बच्चों को इंक्लूड करने का, हर तरीके का बच्चा यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, हाँ एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चा, कहीं अटक रहा होगा, कुछ दिक्कत होगी तो सीख सकता है, सबको साथ लेके चलना है। उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके, ये बात भी सही है, ऐसा थोड़ी उनको अलग थलग कर देंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक्टिविटी क्लासरूम में जो होती है उनमें सब में बच्चे को इन्वॉल्व करके चलना है। बहुत बढ़िया नेहा, आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि यहां किसी को भी समझ नहीं आया कि सी और डी ऑप्शन सबके लिए सेम है ना। सी ऑप्शन 31% लोग कह रहे हैं और डी ऑप्शन 57% लोग। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग डी को ज्यादा कैसे मार्क कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो पहले सी आता है? तुक्के में लगाते हो क्या जवाब? तो ए तो गलत है, देखो जहां भी ए है वो तो हट जाएगा, तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, क्योंकि बच्चों का अलग से समूह बनाना कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। बी सी डी तीनों सही हैं, तो बी सी डी यहां पे भी सही है, बी सी डी सेम ही, इन्होंने पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, ये पेपर 2 का एक सेट है और ये दोनों ही सही उत्तर मान लिए गए थे। फिर अगर आपने सी लगाया था तब भी सही है आंसर, और अगर आपने डी लगाया था तब भी सही है, पेपर में भी ऑफिशियल आंसर की में भी उन्होंने मान लिया है सीबीएसई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। खुश हो जाइए, सभी के जवाब भी यहाँ काफी हद तक सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन देखो, किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना किसी भी तरह की, तो उसको अलग से ग्रुप में नहीं डालना होता, ये हमारे टीचर शायद कर देते थे कहीं ना कहीं, बट ये सही तरीका नहीं है, इसको अलगाव कहते हैं। और अलगाव जो है वो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, समावेशन के खिलाफ है, कि आपने बच्चे को लेबल कर दिया, ठप्पा लगा दिया, अलग थलग कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही थी, जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यानी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, और बता क्या कल क्या किया, कल तो संडे था, छुट्टी थी। उधर से टीचर ने बुलाया, बेटा फलाना जो भी नाम था उसका, है ना, बोला सीमा, तो उसने तुरंत, जब वो ये बात कर रही थी कि यार कल तो हम घूमने गए थे, संडे था, उसने तुरंत बोला यस मैम। अब जब वो हिंदी में बात कर रही थी, अब दूसरी भाषा में परिवर्तन कर लिया, मतलब इंग्लिश में आ गई तुरंत। क्या किया, ये स्विच किया लैंग्वेज को, ठीक है ना, कोड स्विचिंग कहेंगे इसको। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किसका उदाहरण है, 57%। इतने आसान क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करेंगे कैसे चलेगा? प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, मुझे लगता है बस सीडीपी और ईवीएस पढ़ने में रह जाओगे, है ना। कोड स्विचिंग क्या है? ये कोड स्विचिंग है, मिक्सिंग नहीं है। तुरंत लैंग्वेज को स्विच ही कर दिया है, पहले हिंदी में बात कर रही थी, तुरंत दूसरी लैंग्वेज पे चली गई, मिक्स करके नहीं बोल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। या अर्थ निकालना, अर्थ का विस्तार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोड स्विचिंग है, सिंपल, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। मिक्सिंग में तो मिक्स होना था ना, यहां पूरी लैंग्वेज को स्विच मार दिया ना 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये आज के क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ के देखना, समझ के देखना शांति से। ये मैं कोशिश करूंगी पीडीएफ आज ही डल जाए इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है? बहुत बढ़िया। कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है? यानी कौशल क्या होते हैं? 4 मुख्य कौशल हैं भाषा के, है ना, जिसको सूबो पाली बोलते हैं हम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्रम भी यही होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही क्रम होता है, बट इस क्रम में नेचुरली या प्राकृतिक रूप से सीखे जाते हैं भाषा कौशल, ठीक है। LSRW बोलते हैं इंग्लिश में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है ना। जिसमें से सुनना और पढ़ना जो है वो गम्यात्मक कौशल है, यानी रिसेप्टिव स्किल। बोलना और लिखना जो है, बोलना और लिखना जो है सूबो पाली, वो आपका प्रोडक्टिव कौशल कहे जाते हैं या एक्टिव स्किल्स कही जाती हैं। बताइएगा एक बार। ए ऑप्शन 60% लोग कह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है और जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, यानी कौन सा परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, जिसमें भाषा कौशल जो है वो नेचुरली ही असेस हो पा रहे हैं, उनका आकलन हो पा रहा है। पठन अवबोधन, यानी पढ़ने को लेकर के कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ होता है, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, एक सही मान लिया, तो इसमें तो प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय भी एक तरह से वस्तुनिष्ठ ही हो गया। बहुविकल्पीय में ये होता है 4 ऑप्शन होंगे, वस्तुनिष्ठ में ऐसा हो सकता है येस और नो में जवाब देना हो या फिल इन द ब्लैंक हो, ठीक है ना। पठन अवबोधन में सिर्फ पढ़ने से संबंधित भाषा कौशल जो है जांच पाएंगे आप, लेकिन यहां बात हो रही है स्वाभाविक रूप से कौशलों को मापने का तरीका। तो स्वाभाविक रूप से एक तो व्यक्ति से व्यक्ति की, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आप बच्चे की सोच को जांच पाएं, उसकी लिखने की अभिव्यक्ति को जांच पाएं, उसकी पढ़ने की, उसकी समझने की अभिव्यक्ति को जांच पाएं।
वो कहाँ होगा? वो होगा व्यक्तिनिष्ठ में, जिसको आप सब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आप कैसे जांचना चाह रहे हैं। आप उसमें ऐसे लिखवा सकते हैं ताकि बच्चे के विचार पता लगे, उसकी लेखन शैली पता लगे, उसकी पढ़ने की शैली पता लगे। तो सबसे ज्यादा जो आप बच्चे को गहराई में जान पाएंगे वो व्यक्तिनिष्ठ में जान पाएंगे, ना कि वस्तुनिष्ठ में। इसीलिए हम देख रहे हैं यूपीएससी भी क्या कर रहा है, ऐसे राइटिंग करवा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरली आपका कितना भाषा की समझ से लेके और आपकी सोच तक सब निकल करके बाहर आ जाती है। ठीक है ना? तो ए ऑप्शन यहाँ संभव नहीं है। सिर्फ पठन कौशल को ही नेचुरल, उसने कहा है कि स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है, एक कौशल नहीं पूछा है, सिर्फ पढ़ने से संबंधित नहीं पूछा। सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आ जाएगा इसमें। अगर बोलना भी, बोल के भी बात करनी है तो वो भी आ जाएगा। नेचुरली आप कैसे वो निकल करके आएगा जब आप व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति से, किसी से आप ओरली पूछेंगे, किसी से आप लिखने को कहेंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेकंड लास्ट है। कक्षा 7 यानी क्लास 7th की शिक्षिका अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटकर उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार करने वाली अलग अलग थीम देती हैं। 20 बच्चे हैं मान लेते हैं, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 5-5 बच्चों के 6 ग्रुप बना दिए। ठीक, ऐसा होता है, ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, विषय वस्तु का विस्तार करने की वाली अलग अलग थीम देती हैं, जो भी कंटेंट दिया गया उसको और लेकर के जाना है डिटेल में। बात ठीक है। समूहों को उससे संबंधित विचारों तथा सूचना को एकत्रित करने, मान लीजिए किसी बच्चों को कह दिया, अच्छा तुम देखो कि एनवायरमेंट पे यानी पर्यावरण को लेकर के कोई मुद्दा दे दिया, अब उस पे उनको देखना है कि क्या वो अलग अलग तरीके से ढूंढेंगे सूचनाएं। तो समूहों को यानी जो भी ग्रुप्स बनाए गए हैं उससे संबंधित विचारों तथा सूचना को एकत्रित करने कि आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पे। तो बच्चे जो है वो ग्रुप में पूरे सूचना एकत्रित करेंगे। कोई किसी जगह पे जाएगा, विजिट करेगा, फील्ड विजिट, कोई समाचार पत्र से निकाल करके लाएगा सूचना, कोई किताब पढ़ के, कोई इंटरनेट से एकत्रित करेगा। लोगों का साक्षात्कार लेना, लोगों के इंटरव्यू लेकर के आप पूछते हैं, अच्छा इस वाले, जैसे एक मुद्दा हो सकता है कि दहेज प्रथा या फिर बाल विवाह या अलग जो भी क्लास होगी कक्षा 7 के हिसाब से, एनवायरमेंट पे, पर्यावरण पे तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो बाहर कूड़ा जला देते हैं या कूड़ा कहाँ फेंकते हैं या गीला और सूखा कूड़ा अलग करते हैं, नहीं करते। इस तरह से इंटरव्यू कर सकते हैं बच्चे ग्रुप में जा करके, तथा उसे समझकर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया। अब जो भी उस एनवायरमेंट से इकट्ठा किया होगा उन्होंने, जो भी लोगों से पूछा होगा, इंटरनेट से जानकारी ली होगी, किताबें पढ़ी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उनको एक रिपोर्ट में लिखने को कहा गया है। कैसे? ग्रुप में, अकेले नहीं, ग्रुप में। विद्यार्थियों को संलग्न करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे? जिसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिव थे, इस एक्टिविटी को कहेंगे क्या? परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, प्रदत्त कार्य, होमवर्क हो गया ये, समूह वर्क यानी ग्रुप वर्क, या फिर पोर्टफोलियो कार्य। अब इसमें बहुत ही बढ़िया बात है कि आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, पोर्टफोलियो या सिर्फ होमवर्क इसको हम कह नहीं सकते। पोर्टफोलियो में तो किसी बच्चे की कोई विशेष चीजें हैं वो आप लिखते हैं एज अ टीचर, बच्चा थोड़ी जो काम किया उसका वो पोर्टफोलियो कार्य नहीं है ये, है ना, कहीं से भी। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये परियोजना कार्य है या ये समूह कार्य है। अब क्योंकि सिर्फ समूह कार्य, तो समूह कार्य तो कोई भी हो सकता था। अगर यहाँ परियोजना कार्य ऑप्शन में नहीं होता यानी प्रोजेक्ट वर्क ऑप्शन में नहीं होता, तब आप किसके साथ चले जाते हैं कि ये एक समूह वर्क है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क हमेशा होता ही ग्रुप में है ना। ये प्रोजेक्ट वर्क, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, तो WH किलपैट्रिक ने दिया था, है ना, जिसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिव होते हैं और किसी एक समस्या पे वर्क करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है। ग्रुप वर्क इसमें अपने आप ही शामिल हो जाएगा, सिर्फ समूह कार्य नहीं है, कोई भी समूह कार्य नहीं है रैंडम। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क में ऑलरेडी समूह कार्य इंक्लूड हो गया, इसमें भी सबने गलती कर दी, उत्तर जो है ए है वो सी नहीं है पॉसिबल। अगर ए नहीं होता, आपको बेहतर उत्तर ढूंढना होता है जिसमें बाकी के समाहित हो जाएं या बाकियों से बेहतर हो जो, तो बाकियों से बेहतर नहीं है। समूह कार्य तो सबसे इजी हो गया कहना देख करके। भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? यानी जो इंडियन एजुकेशन है, वहां जो हमारी लैंग्वेज की पॉलिसी है उसको हम क्या कहते हैं? बहुभाषिक शिक्षा कहते हैं यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कहते हैं। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। शिक्षा पाठ्यचर्या में भाषा यानी जो हमारी लैंग्वेज करिकुलम है, लैंग्वेज इन लैंग्वेज करिकुलम, या फिर भाषा नीति में शिक्षा यानी लैंग्वेज एजुकेशन इन लैंग्वेज पॉलिसी। ऐसा कुछ भी नहीं कहते, हमें बताए क्या कहते हैं? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली भी जो है वो मानती है कि इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, जिसको 1964 में कोठारी कमीशन ने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, इसी को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर दो, फ्लेक्सिबली, लचीले रूप से
आज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कह रही है कि 3 भाषाएं होनी चाहिए, एक मदर टंग, दूसरी इंग्लिश हो सकती है, तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, या जहां पे जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है तो फिर दूसरी लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये एक बात है। बहुभाषिक शिक्षा तो होगी, तो बहुभाषा तो इसमें त्रिभाषा सूत्र में अपने आप इंक्लूडेड है ना भाई। बहुभाषा क्या है? एक से अधिक भाषाएं या 2 से अधिक भाषाएं, तो त्रिभाषा सूत्र में तो ऑलरेडी ही मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो बहुभाषिक शिक्षा तो यहाँ अपने आप ही आ जाती है। तो